जब तक लोग कनेक्ट हो रहे हैं, किसी को कोई डाउट है इसको ले यहाँ तक जो डिस्कस किए, दे कैन आस्क। या अरविंद, डू यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? No sir, you continue. और कोई क्वेश्चन है? आई कैन टेक वन क्वेश्चन राइट नाउ। Good morning, sir. Bhavanshi this side. Yeah, Is it Bhavanshi. necessary that this question has to be related to Indian polity? This question means? The question that I'm going to ask, because it is not related to Indian polity. Unrelated question you ask in the end. ठीक है, I will give you time. Yeah. Okay. Okay. सर। हाँ शिवम बोलिए। सर जैसे मैं 22 में अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रीलिम्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर लूँ, या फिर जैसे पॉलिटी मेरा खत्म हो गया तो मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूं अभी से, उसके बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूं? आंसर राइटिंग आप पैरेलल में कीजिए, ठीक है, बट यू हैव टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट, दैट इज द प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है हमारा। अच्छा। तो पॉलिटी खत्म करने के बाद बड़ा अच्छा लगता है ना, बिकॉज जहाँ पे आपको फिक्स सोर्स मिल जाते हैं, and then when I will discussing other subject, you will see that there is no fixed source, ठीक है, और क्वेश्चन इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होते जितने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो you have to refer to अलग अलग जगह पे आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो you first priority should always be to finish all the 7 subject one time at least, ठीक है। That is the first thing that you, उससे क्या होगा, then you will be able to अच्छे से समझ में आएगा। आंसर अगर आप राइटिंग करेंगे तो क्रॉस सब्जेक्ट आपका लिंकेजेस बनेगा, दैट विल बी हेल्पफुल। सो विल स्टार्ट नाउ, मॉडर्न हिस्ट्री वाला स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन और उसके बाद विल टेक द क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको दिस इज मोर ओवर, ये जो है आपका टॉपिक स्टैटिक है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर से ज्यादा लिंकेजेस नहीं निकलते हैं, बट या अगर आपको पीआईबी वगैरह में कहीं न्यूज में कुछ कोई किसी रिवॉल्यूशन का 100 इयर्स होता है, 150 इयर्स होता है, तो दे कम इन न्यूज अगेन एंड अगेन, तो वो रिपीट होते हैं न्यूज में, तो देन दोज टॉपिक्स बिकम्स a little bit more important, but usually this is more or fixed part है, ठीक है। but यहाँ पे आपको this will appear थोड़ा सा आपको difficult लग सकता है कुछ लोगों को। I personally felt थोड़ा सा इसमें परेशानी हुआ था मुझको स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो सोर्सेस आई विल एक्सप्लेन, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, नेम्स आते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आते हैं, और यहाँ पे बहुत चीजें याद करने को आ जाती है। स्पेशली स्पेक्ट्रम जो बुक है बहुत ही कंटेंट हैवी है, वो दिखता छोटा है लेकिन यहाँ पे मतलब इतने सारे फैक्ट्स उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। लाइक पॉलिटी, इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी में एक आपको एक सेंस बनते रहता है, और उतना भी बर्डनसम फील नहीं होगा। 3 रीडिंग पढ़ेंगे तो यू विल गेट फेयर आइडिया अबाउट द योर कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा कि ये चीजें याद करने वाले, ये क्या होगा कि अगर रिवाइज में नहीं है तो 1 मंथ में फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे भूल जाएंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है आई विल डिस्कस। तो सबसे पहले आप जब स्पेक्ट्रम को शुरू करते हैं तो स्पेक्ट्रम जो बुक है बेसिकली व्हाट दे हैव मेड कि बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे जो बुक है
इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो वहां से उन्होंने क्या किया है, दे हैव राजीव अहिर सर, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने क्या किया, ही हैड मेड सम पर्सनल नोट बनाया था उन्होंने उस बुक से, ठीक है। तो दे हैव मेड वो बुक जो है विपिन चंद्रा की, दैट इज इन द नोवेल फॉर्मेट, ठीक है। वहां पे स्टोरी तरह की डिस्कशन चलता है, बट उसको आप पढ़ के और याद करके यूपीएससी में रिमेम्बर करना, री अगेन रिकॉल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्होंने जो नोट्स बनाए, दैट हैज टेकन शेप ऑफ द दिस बुक नाउ, ठीक है। तो हमारे लिए अब क्या करना है, अब हमको विपिन चंद्रा का बुक वो रेफर नहीं करना है, ठीक है। यू जस्ट फोकस ऑन द दिस स्पेक्ट्रम बुक। तो इसमें हुआ क्या है कि दे हैव रिड्यूस इन द नोट्स, तो ये ऑलरेडी नोट्स है, तो यहाँ पे आपको जो भी रिलेवेंट फैक्ट हैं वही डिस्कस किए गए हैं, और बाकी कहानी जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, उसको हटा दिया गया है। तो आपको ये बुक पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओनली फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। नाम मिलेगा, डेट्स मिलेगा। तो ये थोड़ा कंटेंट है, तो इसको थोड़ा स्लोली पढ़ना है, ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ना है। जहां भी चीजें ज्यादा आ जाती है एक साथ याद करने के लिए, तो ज्यादा चैप्टर आप एक साथ ना पढ़ें, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें। और यहाँ पे रिवीजन आपको और भी ज्यादा करना, पॉलिटी से भी ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको करेंगे, पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, तो उसी वक्त आप तुरंत इमीडिएटली पढ़ के आप जो भी टेस्ट वगैरह देना है या फिर क्वेश्चन देखना है तो वो देख लें। और आपको प्रीलिम्स से लास्ट के 3 महीने जो बचेंगे उसमें आप एटलीस्ट 2-3 रिवीजन आपको स्पेक्ट्रम का ही देना पड़ेगा, ओनली दिस बुक, ठीक है। अदरवाइज इन द एंड क्या आपको याद रहता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। और दूसरा चीज है कि याद तो करना है, बट यू आल्सो हैव टू गेट ए ओवरव्यू ऑफ कि हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टाइम पीरियड जो था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे कैसे कवर किए गए थे, ठीक है। उसमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 1905 से 1910 जो पीरियड था उसमें क्या क्या इवेंट चल रहे थे साइमल्टेनियस, क्या हो रहा था वहां पे, स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था कि मॉडलिमेंटो रिफॉर्म आ रहा था, कि एक एक हर पीरियड का वो 5-10 साल का एक क्या होना चाहिए बेसिक आइडिया कि व्हाट वर द इवेंट दैट वाज हैपनिंग, और वो क्रोनोलॉजिकल सीरीज में आपको ऐसे करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आपका अपना मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कैसे मूव किया है, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर टोटली फैक्ट बेस्ड। तो अंडरस्टैंडिंग प्लस रिमेम्बरिंग दोनों यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, और मल्टीपल रिवीजन दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे रिसोर्स की बात करें, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स दिस इज योर मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है स्पेक्ट्रम की, दिस इज द बुक दैट यू हैव टू कवर। इसको आपको हेड टू टेल कवर करना है पूरा अच्छे से, पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। दिस इज परहैप्स द, इससे भी नया एडिशन आई थिंक मार्केट में आ गया है, बट व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस को हिस्ट्री को ऐड कर दिया एंड दे हैव मेड द बुक हेवी, ठीक है। ये वाली बुक पतली नजर आती है, बट इफ यू बाय द लेटेस्ट एडिशन थोड़ी सी हैवी लगेगी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आई विल रिकमेंड कि वो नहीं करना है, ठीक है। उसको अभी यहाँ से नहीं करना है, और उसको प्रीलिम्स में तो बिल्कुल ही नहीं निकल के आते हैं। तो ओनली टिल द आवर इंडिपेंडेंस, वहां तक आपको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से पेज बाय पेज, ये अबाउट 550 पेज का है, तो यू शुड हैव ऑल द आइडिया। कहीं से भी कोई भी पेज उठा के आई एम आस्किंग क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू आंसर कि इस लेवल का आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। देयर आर 2 एनसीईआरटीज। तो यहाँ से यहाँ से आपको जैसे अबाउट 10 से 15 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में निकल के आएंगे, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको स्पेक्ट्रम से हो जाएंगे, ठीक है। देन व्हाट रिसेंट ईयर में ये ट्रेंड है कि दे आर आल्सो सेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी ये 2 कवर करना पड़ेगा, और दीज आर ऑल न्यू एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी होगी, ठीक है। और आपका क्लास 12 का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये पार्ट 3 जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, और ये बुक करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी इसलिए करना पड़ेगा कि देयर आर सम पिक्चर्स वहां पे दिए रहते हैं, और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस की होगी जो कि यहाँ पे नहीं है। और ये आपका जो ये एनसीईआरटी दैट इज इन स्टोरी फॉर्मेट, तो इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा।
और यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपको कई बार निकल के आते हैं एनसीईआरटी से। तो आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी तो आप ये 2 एनसीईआरटी तो आप पढ़ लें, और दूसरे एनसीईआरटी आई डोंट थिंक इट इज दैट मच रिलेवेंट। और आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा टर्म वगैरह एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड है कि अगर हट्टा क्या होता है, तो इफ यू डोंट नो ये टर्म आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। तो आपको अगर जो भी टर्म आता है, वकील का क्या रिलेवेंस रहता है, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द सीडीएस। तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी में जब भी आप टर्म से कोई भी टर्म आता है तो यू लुक फॉर दैट कि उस टर्म का अलग अलग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड में टर्म का मीनिंग चेंज होता है, तो उस समय वो क्या डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। स्पेशली जो पिक्चर्स आते हैं, कई बार ये भी ट्रेंड है कि जो पिक्चर्स आते हैं वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। स्पेशली इन द ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स के जो पिक्चर्स हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो जो भी पिक्चर्स आ रहे हैं तो वहां पे आप जरूर वहां पे ध्यान दें कि कौन सा पिक्चर है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई ट्रैवलर के बारे में डिस्कस किया है क्या, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई आर्किटेक्चर का फोटो वहां पे दिया हुआ है तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज दे से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपको एनसीईआरटी से निकल के आते हैं। बट या ये एनसीईआरटी आपका अबाउट 30-40% हो जाएगा, एंड रेस्ट इज योर स्पेक्ट्रम का बुक। ये आपका बेसिक रेफरेंस होगा। आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करने की जरूरत पड़ेगी। अगेन पॉलिटी से अगर कंपेयर करें तो आई विल से कि आप ये तीनों बुक पढ़ने के बाद भी आई थिंक यू विल एबल टू डू अबाउट 3 में से 2 क्वेश्चन, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू। एक क्वेश्चन नहीं हो पाए, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज कि आपको प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है। इफ यू आर एबल टू डू अबाउट 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देयर आर ऑलवेज डिस्कशन होते हैं कि कौन क्वेश्चन सेट करें। कई बार वो दूसरे बुक को रेफर करते हैं, देयर आर मेनी बुक्स। तो आप, लेकिन आई विल आल्सो एडवाइस कि आप इस एक क्वेश्चन को देख के आप सोर्स को रिवाइज करने ना चले जाएं, ठीक है। सोर्स को चेंज ना कर लें, आप सोर्स आप फिक्स रखें। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे 60% 70% दैट यू शुड बी एबल टू डू, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपका स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ रहा है वो भी मिस हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दिस आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एवरीवन डज दीज सोर्स। तो यहाँ पे आप मिस करेंगे तो रेस्ट ऑफ द पीपल, आपके कंपटीटर इसको कर पाएंगे। और अदर देन दिस जो भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, एक तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि किस हद तक करना है। और जो पूरा ही लग रहा है कि एकदम ही रैंडम सा क्वेश्चन है, देयर विल ऑलवेज 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से निकल के आएंगे जो कि लगेगा कि आपको कहीं सोर्स में नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए आप यू डोंट स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू सोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री के 3 किताब मैंने पढ़ लिए और सबको याद कर लिया और लास्ट में कोई रिवाइज ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पेक्ट्रम से अगर 8 क्वेश्चन निकल के आएंगे, अगर यू आर नॉट अपडेटेड, रिसेंटली आपको रिवाइज नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। तो आई विल शो यू अगेन सम टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे उतना मतलब डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँ, जैसे कि पॉलिटी में आपको एग्जैक्ट टॉपिक बता दिया, वहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, तो यहाँ पे उतना नहीं है, एकदम टॉपिक नहीं बता पाऊंगा। बट आई विल गिव यू सम आइडिया कि पढ़ेंगे तो उसको कैसे किस एंगल से पढ़ाई करना है, सो दैट आवर स्टडीज रिमेन यूपीएससी रिलेवेंट और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। ऑलवेज व्हाइल रीडिंग रिमेंबर दैट कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएंगे वो हमारा फोकस है, ना कि यहाँ से पढ़ के हम यहाँ एक नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। उस पर फोकस नहीं रखना। तो विथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन कैसे आप अप्रोच करेंगे और कहाँ किस चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है कि हिस्ट्री में, यू कैन हियर मी क्लियरली राइट, इफ सम ऑफ यू कैन कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. तो बिग इवेंट्स जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी होकर के आए हैं, तो देयर आर मेनी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, फिर कैबिनेट मिशन है। तो ये दीज आर इम्पोर्टेंट, मतलब वहां से जो हुआ हिस्ट्री का मूवमेंट एक तरह से
बहुत ही सिग्निफिकेंटली वहां पे इम्पैक्ट किया था। तो दीज इवेंट्स मूवमेंट्स, और जैसे कि इफ यू रीड द सिलेबस वहां पे ये भी लिखा हुआ वहां फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस तरह से कुछ टर्म यूज किया गया है, दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन योर सिलेबस। तो जो भी स्ट्रगल हुआ है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जैसे स्वदेशी मूवमेंट, यू जस्ट हैव आइडिया कि क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में, हुआ क्या था कि इफ यू जस्ट रीड द स्पेक्ट्रम, आपने 2-3 बार, यू विल इजीली एबल टू डू दिस क्वेश्चन में। उसमें क्लियरली लिखा हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट किया गया था, और इंडिजिनस इंडस्ट्री पे दे वर एम्फेसाइजिंग। तो यहाँ पे अगर दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली डू विथ स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आप, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रोग्रेस हुआ, कौन कौन से उसके लीडर थे, और किस किस रीजन में। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर प्लेस कि कहाँ पे कोई अगर हुआ, चौड़ी चौड़ा कहाँ पे हुआ था। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, और उसका कैरेक्टर कैसा था, लोकलाइज था कितना, एक डिस्ट्रिक्ट में था, 2 डिस्ट्रिक्ट में था, 1 स्टेट में था, और इट इम्पैक्टेड होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। और उससे क्या क्या कोई अगर इंस्टीट्यूशन बन के आ रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो बिग इवेंट्स, और आपको उसमें फोकस किया होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करनी है। और स्ट्रगल मूवमेंट जो भी आते हैं, ट्राइबल स्ट्रगल है, जैसे संथाल अपराइजिंग, ठीक है, दिस हैज बीन डिस्कस इन योर एनसीईआरटी का जो बुक है परहैप्स क्लास 12th का, उसमें भी आपको, और 8th में भी शायद डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो संथाल अपराइजिंग हुआ, और ऐसे ऐसे देयर आर मोर देन 50 ट्राइबल अपराइजिंग। तो यू शुड हैव सम फेयर आइडिया कि किस रीजन में हुआ था, और क्या इम्पैक्ट हुआ। और आल्सो व्हेन यू आर रीडिंग द इवेंट्स एंड मूवमेंट, 2 चीज पे जोड़ देंगे कि इवेंट हुआ क्यों था, रीजन क्या था, ठीक है। देयर आर सम वहां पे कॉजेज होते हैं, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस पे भी, जैसे कि इसका क्वेश्चन 5 का स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे, तो इट बिकम इलीगल फॉर ए संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द संथाल रिबेलियन, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस पे भी जोड़ देना है कि हाउ दैट मूवमेंट चेंज द डाउट, पहले जो चीजें होती थी उससे क्या चेंज आ गया, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, आपको ये करते रहना पड़ेगा। और डोंट इग्नोर द लोकलाइज्ड मूवमेंट जो भी है, कुकी मूवमेंट है आसाम में हुआ, डोंट थिंक कि ये तो एक ही जगह पे हुआ था, लोकलाइज था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे इवेंट्स आपको करने हैं, इसको बार बार आप करेंगे तो ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहला फोकस पॉइंट हुआ आपका, जब आप ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गांधी जी यू हैव रेड सम बेसिक आइडिया है, तो आपको 1915 से लेकर के 1947 तक जो स्टेज पे जो बिगेस्ट फिगर था वो गांधी जी थे, ठीक है। कोई भी मूवमेंट होता था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड अगर, तो उनमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल आता था, ठीक है। तो आपको गांधी जी उनके लाइफ फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, उन्होंने 1893 से कैसे वहां पे स्ट्रगल शुरू किया था, तो वहां से लेकर के आपको गांधी जी के लाइफ इवेंट्स, आल्सो लास्ट ईयर वी सेलिब्रेटेड 150 इयर्स ऑफ गांधी जी, तो वहां पे इसलिए भी अभी के दिनों में थोड़ा ज्यादा ही फोकस चल रहा है गांधी जी पे, और इन जनरल आल्सो। तो गांधी जी जिस भी मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, लाइक इफ यू आर नोइंग द राइट में जो क्वेश्चन 9 नंबर, चंपारण सत्याग्रह, तो सी जस्ट यू हैव टू नो कि किस जगह पे हुआ था, बिहार में हुआ था, और उसमें कौन था, पार्टिसिपेंट क्या था, ऑल इंडिया कैरेक्टर का था या फिर लोकलाइज था, ठीक है। जस्ट इफ यू आर नोइंग कि लोकलाइज था या ऑल इंडिया था, तो वहां से भी बहुत हद तक आप एलिमिनेट करके आप उसको कर सकते हैं। वो क्या था, कौन लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्राइबल थे या फिर पीजेंट थे, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी जब भी वो करते थे, मूवमेंट उनका स्टार्ट होता था, तो देयर वर सम डील्स कैरिड आउट, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज भी करते थे, अंग्रेजों के साथ बैठ के डील भी कर लेते थे वो, ठीक है। तो देयर वर सर्टेन टर्म्स जो कि डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। जैसे मॉन्टेगू कैल्फॉर्म के साथ उन्होंने डील किए थे, जब वहां पे आपका साल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो ये एक वेग डील नहीं होता था, डील में एग्जैक्टली डिस्कस होता था कि व्हाट आर योर
व्यूज, तो आप जैसे गांधी जी ऐसे ही नहीं आंदोलन बंद कर देते, तो सम डील रखते थे, हाँ ये बात आप मानेंगे देन आई विल क्लोज द मूवमेंट। तो वो डील के जो टर्म रहते थे 10-11 टर्म निकल के आते थे कई बार, तो यू हैव टू नो द टर्म्स एग्जैक्टली, ठीक है। या फिर साल्ट सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, तो गांधी जी का क्या डिमांड था, ही हैज पुट सर्टेन डिमांड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिमांड्स क्या होते हैं और डील्स क्या होते हैं, और गांधी जी के आसपास जो भी लोग थे, ठीक है। तो गांधी जी जस्ट एक पर्सनैलिटी नहीं थे, उनके बहुत सारे असिस्टेंट थे, तो 10-15 लोग इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू एंड इवन सुभाष बोस इन द अर्लियर डेज, तो उनके आसपास रहते थे, दे वर्क इन देयर गाइडेंस। तो वो सारे पर्सनैलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दे गेट इन्वॉल्व इन कोई ना कोई स्टेज पे, जब गांधी जी कोई मूवमेंट कर रहे हैं, खेरा सत्याग्रह हो रहा है या फिर चंपारण हो रहा है, तो यू विल सी कि 3-4 पर्सनैलिटी जो भी वो उनके साथ रहते थे, तो उनका क्या रोल था, दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो वो पर्सनैलिटीज आपको देखने पड़ेंगे गांधी जी के साथ जो भी थे और उनका क्या रोल था, ठीक है। और उसके बाद एक और व्यू आपको रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर रीडिंग, तो जस्ट इवेंट्स पे, तो जैसे मैंने बताया कि मूवमेंट्स वगैरह पे फोकस करना है, यू आल्सो हैव टू लुक एट द उनका मतलब सिस्टमैटिक चेंज कैसे लाया है इंग्लिशमैन ने, ठीक है। अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव लाया, ठीक है, हाउ दैट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड इन आवर कंट्री, कौन सा लॉ आया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी कमिटी आई थी, ठीक है। तो इट इज नॉट कि मतलब अचानक से हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो दिख रहा है, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू द पॉलिसीज जो कि अंग्रेजों ने लाई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे अभी सिविल सर्विस का इंस्टीट्यूशन है, आईएएस रहते हैं, तो इससे पहले इंडियन सिविल सर्विस थी, या फिर पुलिस का भी जो भी सर्विस है, these are all have genesis in the your rule of the इंग्लिशमैन। तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, एंड दी चेंजेस वर नॉट कि एक दिन में नहीं आ गए थे, दीज वर ग्रेजुअल, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम में डिस्कस किए होंगे लास्ट में, बट ये एक हमेशा व्यू रखना कि आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो कि व्हेन दे आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टमैटिक चेंजेस, ठीक है, तो वहां पे आप ज्यादा जोर देना है, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम वो कैसे इवॉल्व किया, ठीक है, पहले किस तरह के कोर्ट होते थे, बाद में कौन से कोर्ट आए, ठीक है। तो दीज ऑल अगेन बिकम इम्पोर्टेंट। इससे रिसेंट में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, सिस्टमैटिक चेंजेस ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। और जैसे कि इफ यू सी द क्वेश्चन ऑफ 14 यहाँ पे जो है वुड्स डिस्पैच आए थे 1854 में, उन्होंने क्या ग्रांट इन एड का सिस्टम लाया था, क्या लाया था, दिस इज वेरी मच वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कैसे इवॉल्व किया इंग्लिश रूल के दौरान, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच में क्या क्या था, तो ऐसे जो भी कमिटीज बैठते हैं इन सबको लेकर के, तो ये सारे जो है आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे ये नहीं याद कर ले कि वुड डिस्पैच आया था 1854, यू हैव टू नो कि वुड डिस्पैच ने क्या रिकमेंड किया था, क्या इंग्लिश सिस्टम इंग्लिश जो है वो मीडियम रहेगा ऑल लेवल पे, क्या था या नहीं था। इफ यू आर जस्ट नोइंग दिस थर्ड स्टेटमेंट की व्हाट डिड ही रिकमेंड, तो 3 को अगर एलिमिनेट कर देंगे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप ए पे पहुंच जाते हैं। तो जस्ट बेसिक आइडिया, इट इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कमिटी का क्या रिकमेंडेशन था, एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन योर स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद ये डिफिकल्ट वाला जो पार्ट आता है कि कौन से पर्सनैलिटी थे, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, या किस ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेड थे। तो जैसे संस्कृत कॉलेज किन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो लकली दिस क्वेश्चन वाज इन द फ्रॉम द योर बुक स्पेक्ट्रम, कई बार ये बाहर से भी निकल के आते हैं। तो इफ योर फोकस वुड बी कि अगर आप ये स्पेक्ट्रम से अगर ये पूछा जाता है पर्सनैलिटी वाला, तो यू डोंट मिस इट, ठीक है। और थोड़ा एलिमिनेट करके और जाना है, और इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू रिमेंबर ऑल द इंस्टीट्यूशन, बट ट्राई टू कवर जितना हो सकता है। बुक में एटलीस्ट जो मेंशन है, एनसीईआरटी में जो मेंशन है और आपके स्पेक्ट्रम में, वो तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आप जब मॉक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नए इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे जो स्पेक्ट्रम में नहीं होगा, ठीक है, और वो समहाउ इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वहाँ भी आप उस पर आप फोकस कर सकते हैं। पर्सनैलिटी जैसे बात कर रहे थे, तो बेसिकली जैसे आप जो भी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ रहे होंगे,
तो फ्रीडम स्ट्रगल में एक थोड़ा सा ये व्यू रखना है कि किस इंस्टीट्यूशन से वो रिलेटेड थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेट किए थे, ऑल इंडिया किसान सभा, उससे कौन पर्सनैलिटी रिलेटेड था। तो दे जस्ट चेक कि आप अगर बिकॉज इस सारे इंस्टीट्यूशन में जाकर के क्वेश्चन पूछना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो व्हाट दे जस्ट आस्क कि इस इंस्टीट्यूशन से कौन रिलेटेड था। ऐसे क्वेश्चन काफी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं तो ये जरूर पढ़ें कि किस इंस्टीट्यूशन के साथ वो रिलेटेड थे, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया था या फिर कौन से न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। दे विल आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन और यू हैव टू रिमेंबर, रिकॉल करना है आपको बार बार पढ़ाई करके, ठीक है। दिस इज द 2019 प्रीलिम्स का देखिए सिमिलर टाइप का एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और दीज आर द थिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन वन पेज स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा, और कोई कोई तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया जहां से भी तेज बहादुर साहब पूछे तो क्या इससे रिलेटेड हो सकते थे। तो इफ यू आर स्पेक्ट्रम को आपने 3-4 बार पढ़ा है तो यू विल गेट सम आइडिया कि ये इससे रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एंड आल्सो व्हाट हैपेंस कि आप अगर बार बार पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके पास एक कॉमन सेंस भी हिस्ट्री को लेकर के डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कि कौन से पर्सनैलिटी का कॉज क्या कैरेक्टरिस्टिक था, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी का कौन मेंबर हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके व्यू के बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन काफी बेसिक था और whoever has read the spectrum will आसानी से सॉल्व कर सकते। राइट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आफ्टर थोड़ा सा एलिमिनेट वगैरह करके आप कर सकते हैं। तो ऑल द क्वेश्चंस इन पर्सनैलिटी टाइप यू विल नॉट बी एबल टू डू, बट जितना मैक्सिमम जो भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं यहाँ से करना है, ठीक है। देन इंग्लिश मैन की कुछ पॉलिसीज आते थे, ठीक है, जहां से चीजें बदलने लगती थी, ठीक है। जैसे वारेन हेस्टिंग आया, उन्होंने क्या किया, फिर कॉर्नवालिस का लैंड का परमानेंट सेटलमेंट था। दीज आर द पॉलिसीज जहां से ब्रिटिश के रूल का कैरेक्टर चेंज हुआ है, ठीक है। तो दैट वो पॉलिसीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। लैंड को लेकर के क्या पॉलिसी थी, रैयतवाड़ी क्या थी, महलवाड़ी क्या थी, और हाउ उसमें कंपैरिजन करना, बिकॉज व्हेनेवर दे विल आस्किंग क्वेश्चन वो दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ दिस सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, ठीक है। तो दैट यू हैव टू डू। लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था, ये क्या था सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। और जैसे कि गवर्नमेंट के एक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे 1919 में जो आया था उसमें डायरकी क्या होता है, व्हाट डज द डायरकी रेफर्स टू, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ये आया था तो यहाँ से इंडियन पॉलिटी में एक चेंज आने लगा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और इस तरह की पॉलिसी जब भी आप काउंटर करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग, ये पॉलिसी आपको याद नहीं करना, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या था सब्सिडी अलायंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस खाली नाम याद कर ले, वेलेस्ली ने लाया था सब्सिडी अलायंस, ठीक है, और इस तरह से नहीं। You have to understand what actually subsidiary alliance system was, उसका characteristic क्या था, because they will go deeper into that, और वो they will ask question from that, वो कि आपको understanding थी कि नहीं उनकी पॉलिसी का, ठीक है। तो पॉलिसी जब भी आता है उनको आप अच्छे से समझें, बिकॉज सी द राइट वाला क्वेश्चन था ना, डायरकी, एवरीवन हैज रेड डायरकी, सब याद करते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इंट्रोड्यूस किया, बट एक्चुअली था क्या डायरकी, ठीक है। Did you try to understand that? That is the question यहाँ पे पूछ लिया गया, ठीक है। तो people were not able to do it. This is very basic question. तो इसलिए कहते हैं जब भी पॉलिसी आती है, तो सब्सिडरी अलायंस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट या जिसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में, तो दे कुड हैव डन दिस। उसके बाद नोट्स बनाने का, जैसे यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि अगर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं और उसको आपको कहीं ना मेंटल मैप बना के कैसे करके आपको याद करना पड़ता है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री जब भी पढ़ा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िए, ठीक है, ऊपर नीचे बीच से मत पढ़िए, बिकॉज देयर इज सम सेंस, ठीक है, कि हिस्ट्री कैसे मूव किया। तो आप स्टार्ट कीजिए पुर्तगीज कैसे आया, उसके बाद फ्रेंच आए, क्या हुआ, इंग्लिशमैन आए, और कौन सा स्ट्रगल हुआ, तो क्रोनोलॉजिकली चलिए और एक सेंस डेवलप कीजिए कि हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है। तो यू कैन मेक नोट्स। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको उसको लिखने से फैक्ट्स स्पेशली अगर याद होते हैं, और उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फिर मैं जो कह रहा था कि स्मॉल थिंग्स को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ऐसे जस्ट एक ओवरव्यू ले लेने से नहीं होगा कि इन्होंने ये लाया था, इन्होंने
what was the स्पेशली क्या था? अब खाली ये नहीं याद कर ले चंपारण सत्याग्रह था, पीजेंट स्ट्रगल था, ठीक है, और दिस ईयर में हुआ था. यू हैव टू एक्चुअली गो इनटू, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि चंपारण सत्याग्रह कैसे प्रोग्रेस किया था. यू हैव टू गेट ए सेंस, बिकॉज वो क्वेश्चन ऐसे सेट करेंगे कि दे ट्राई टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि वो मूवमेंट क्या था और कैसे हुआ, वो आपको पता था कि नहीं था, ठीक है. तो इसको लेकर के आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक देखिए कोई मूवमेंट एक स्टोरी होती है, somehow it starts then it progress, कुछ फिर डील होते हैं, फिर वो खत्म हो जाती है. तो एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कैसे मूवमेंट मूव किया, और यू शुड ट्राई टू रिलीव कि आप भी जाके मतलब कि कैसे वो चल रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वहां से आपको कंफ्यूज कर करके काफी क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बट दे चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको एग्जैक्टली वो चीज समझ में आई थी, और यू जस्ट एक सुपरफिशियल जस्ट गो थ्रू कर लेंगे ऊपर से, तो नहीं होगा. हमेशा डिटेल पे जाना है. पर्सनैलिटी जब भी आती है आपको याद करना पड़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. कौन सा पहले हुआ था? दे इवन आस्क कि 1905 में भी जो मूवमेंट हुआ था उसमें कौन सा इवेंट पहले होता, कौन सा बाद में होता. तो इवन विद इन वन मूवमेंट कौन चीज पहले हुई, कौन चीज बाद में, विद इन 1 ईयर, दैट आल्सो यू हैव टू नो. तो आपको वो डिटेल में बिल्कुल ही देखना पड़ेगा. और अगर मॉक्स आपको देने ही देने हैं, ठीक है, जैसे आपने किया आप मॉक्स दें, और मॉक्स देने से क्या होगा, वापस रिमेंबर करेंगे जो भी आपने टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक के बेस्ड आप मॉक्स देंगे. और दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट. जिस प्रीलिम्स की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मॉक्स देना ही पड़ेगा. यूपीएससी मटेरियल से मॉक्स लीजिए और उसको वहाँ पे आप दीजिए, ठीक है. तो आई थिंक स्लाइड्स खत्म हो गए हैं. तो We have 7 more minutes. तो यहाँ पे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम. यहाँ इसको सोर्स को लेकर के या फिर स्टडी के मेथड को लेकर कंफ्यूजन है, तो यू आस्क द क्वेश्चन. हेलो सर. हाँ, यस बोलिए. सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड 300 पेजेस पढ़े हैं, जो गांधी जी का इमरजेंस हुआ था उसके पहले तक. तो सर दो चीजें मुझे पूछना है कि सर फर्स्ट तो जैसे आपने बताया कि पर्सनालिटीज और इस सब पे फोकस रखना है. तो सर जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल अपराइजिंग था, तो सर जैसे मुंडा अपराइजिंग था या संथल था, ये थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड है या हम पहले भी सुने हैं. बट सर स्पेक्ट्रम में इसके अलावा भी मतलब लगभग हर रीजन को चाहे फिर वो झारखंड हो, उड़ीसा में संबलपुर, बंगाल, मतलब हर जगह का दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है. तो क्या सर ऐसा करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ें और ये सब की एक रीडिंग ले लें? हाँ, वहाँ पे वही है ना, वो उन्होंने फैक्ट्स की बुक बना रखी है ना, तो इवन ट्राइबल वाला पढ़ेंगे उसमें 40-50 ट्राइबल मूवमेंट का नाम लेंगे. बट एटलीस्ट जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जो एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं मूवमेंट का भी नाम आया, उसको तो काफी डिटेल में करना है, ठीक है. और यस सर. और बाकी मूवमेंट एटलीस्ट यू शुड हैव आइडिया कि मूवमेंट कब हुआ था और किस रीजन में हुआ था, ठीक है, और कौन पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थे, क्योंकि पर्सनैलिटी और उसको रिलेट करके देखें ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन. ओके सर, मैं सेकंड क्वेश्चन इज जैसे आप सर मैं सेकंड क्वेश्चन इज जैसे आपने बताया कि जो रीसेंट एडिशन है स्पेक्ट्रम का, उसमें उन्होंने जो अभी जनरल इलेक्शन 2019 था वहां तक का डिस्कस किया हुआ है. तो सर जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस का पार्ट होता है, फिर वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर नेहरू, टोटल पूरा छोड़ देना है. पूरा प्रीलिम्स के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है. इवन मेंस में दे आर नॉट आस्किंग, 2-3-4 साल से दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दैट पोस्ट टू इंडिपेंडेंस, इवन दो इट इज मेंशन्ड इन जीएस1. तो सेशन पूरा उसको छोड़ दीजिए, कोई रिलेवेंस नहीं है उसका, ठीक है. ओके सर, टिल इंडिपेंडेंस ओनली. या ओनली टिल इंडिपेंडेंस. वो पुराना वाला एडिशन वो परफेक्ट बुक था उसका, तो वहीं तक फॉलो कीजिए आप उसको. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. या अदर क्वेश्चंस? Hello, sir. हाँ प्रिया. Sir, for understanding history as a whole, shall we start from modern history itself, or we can read ancient or medieval history earlier than modern history? उसके लिए उतना वो रिलेवेंट, दैट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट कि आप इफ ओनली इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ancient and medieval, then you will understand you will be able to understand modern history. So that is not so. You can start by modern history, and I will also explain in detail how to prepare for this ancient and medieval history, ठीक है. And Thank you, sir. and your modern history is Yes, much sir. more important than your ancient and medieval history, ठीक है. तो you should complete this in priority. Okay, sir. Thank you, sir.
Okay, I have 5 more minutes. तो और क्वेश्चन पूछ लीजिए. Hello, good morning, sir. To this side. Sir, I'm interested in history and I want to choose history as an optional subject, although it is not so much scoring. So should I change my optional one or not? History, I have not met many people with history optional, so that is not good sign here. तो वहाँ पे आप देखिए कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उतना मुझे जानकारी भी नहीं कैसा अभी रिसेंट हिस्ट्री ऑप्शनल परफॉर्म कर रही है. इफ यू आर एबल टू गेट दिस इस ईयर में अगर 250-60 नंबर आराम से आ रहे हैं, देन यू कैन चूज, अदरवाइज you have to look that. Okay, thank you, sir. Sir, Yeah, Arju. sir, would you recommend Bipin Chandra for modern history or Spectrum is the better book? No, I clearly mentioned that you don't have to read Bipin Chandra. Okay, so that is in a story format, and that you will not be able to recall the events from that book. पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा. You will feel very nice कि मतलब you will get some idea कि कैसे movement हो रहे हैं. That is story format में will like to read stories, but we try to run away from facts. But for UPSC prelims, especially, facts will be relevant for us. Most of the question will be factual. So spectrum, only spectrum, follow only spectrum and NCERT. और इसको बार रिवाइज कीजिए. आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर कि कितना बार रिवाइज कर. यहाँ पे लोग आए हैं, दे हैव इवन रिवाइज 20-25 टाइम्स रिवाइज किए हैं उन्होंने इसको. Because the nature of book is such that कि you will keep on forgetting. ये नाम वगैरह याद नहीं रहते ना, तो इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा. You refer only one book, Spectrum. Sir, I have another question. Yeah, ask. Sir, do we have to pay attention to world history also? I mean, like, we will be getting more questions from modern India, but what about world history? World history, questions from world history is not asked in the prelims, and in the mains they ask 1 or 2 questions. ठीक है. So when I will discussing the GS paper 1 में जो भी रह जाएंगे, then I will discuss कि how to prepare for world history. I will also say that कि world history is also a very wide subject, and hardly 1 or 2 questions are asked. So there are certain themes that they focus on world history. So you have to specifically do that from the angle of mains. Prelims के लिए totally irrelevant. You don't have to read world history. Okay, sir. Thank you, sir. One more question I can take, I guess 2 minutes. Sir, hello. सर हम लोग अभी CSAT की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर सकते हैं, सिंस अभी हम लोग के पास 3 years. CSAT के लिए I don't think you have to worry too much. तो पिछले 2-3 साल का आप पेपर सॉल्व करके देखिए, most of the you will be able to get more than 100 marks. ठीक है. आप लास्ट के 2 साल के क्वेश्चन पेपर लीजिए, अगर if you are able to get more than 100 marks, उसको छोड़ दीजिए, फिर कोई तैयारी करनी नहीं. You are getting like 50-60 नंबर आ रहे हैं, then you have to स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. तो just blindly just take the CSAT paper and give it without any preparation. देखो, ठीक है. Sir, one more question. Ritu, our time is less than 1 minute, so we will take another reconnecting मैं करूँगा. तो पहले modern history से related सारे questions कर लेते हैं, then I will take all the general questions. Yeah. So I'm closing this. So one last time we will reconnect.